फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। फिर मुझे ये 2000 रुपये वापस मिल जाएंगे। क्यों? मेरा रेफरेंस दे दिया उस बच्चे को, तो 60% जो है अंडर राइटर्स उसको ले लेंगे शेयर्स को। फिर यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, वहाँ पे आप जो है सिग्नेचर करते हो। हम आ जाते हैं अपने सेकेंडरी फंक्शंस पे। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वही कि बैंक जो है वो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स वालों को ही देती है, करंट अकाउंट होल्डर वालों को ही देती है। ओवरड्राफ्ट यानी कि ओवर यानी कि ज़्यादा पैसे वो लोग निकाल सकते हैं जितने उनके बैंक अकाउंट में, उससे ज़्यादा। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू द गुड, रिस्पेक्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी और रिलायबल कस्टमर्स हैविंग अ करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में भी बहुत से मतलब बिजनेसमैन जो है वो चोर वगैरह होते हैं, तो भाई हम ऐसे किसी को नहीं देते ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एकदम ऐसे ट्रस्टेड गुड इंसान को ही देते हैं। ठीक है, रिलायबल हो कि हाँ भाई ये भागेगा नहीं, हमारे पैसे लेके वापस से आ जाएगा, ट्रस्टवर्दी है, हमारे पैसे वापस कर देगा। ठीक है, उन्हीं लोगों को देते हैं, ऐसे चोर डकैतों को नहीं देते। ठीक है, सेकंड इसमें लिखा है कि दिस फैसिलिटी अलाउज अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू अ सर्टेन अग्रीड लिमिट। ठीक है, एक सर्टेन अग्रीड लिमिट होती है जिसका आप ओवरड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ओवरड्रॉ यानी ज़्यादा निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए होता है, जैसे कुछ महीने या 1 महीना ऐसे ही कुछ होता है, और फिर उस महीने के अंदर आपको पेमेंट वापस करना होता है। हाँ, और एक सर्टेन लिमिट होती है। यूँ नहीं कि अच्छा बैंक ने हमें बोल दिया कि पैसे निकालते रहो, हमारे बैंक अकाउंट में भले ही कम पैसे हो, हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, तो भाई निकालो, बैंक में तो बहुत पैसे होते हैं, करोड़ों रुपए निकाल लो इनके। तो भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिट होती है कि इस लिमिट तक ही निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है बैंक्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्रॉन अमाउंट। ठीक है, ओवरड्रॉन अमाउंट पे ही बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो लिमिट है 50,000 की, ठीक है, और तुमने जो है निकाले 30,000। ठीक है, तो तुम्हें जो इंटरेस्ट देना होगा वो 50,000 पे नहीं देना पड़ेगा, तुम्हें जो इंटरेस्ट है वो 30,000 पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन पे, जिसका नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू अ रिटन डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्टिंग अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग मैंने बताया ही था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक पर्सन को अगर दूसरे पर्सन को जो है पैसे देने हैं तो वो उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा रहेगा ठीक है, तो वो उसमें क्या लिखा रहेगा, वो जो बिल है उसमें लिखा रहेगा कि मैं इस बैंक को जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेरे बदले में इस सामने वाले इंसान को पैसे दे दो मेरी तरफ से। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में से काट के। तो अब हाँ, bills of exchange refer to a written document instructing a person or institution to pay fixed or agreed amount of money on the predetermined date। ठीक है, पहले से डिटरमाइन की गई डेट पे इसको पैसे दे दो। mentioned in the bill to its bearer। bearer यानी कि जैसे मैं हूँ, मैंने ये बिल बनाया और इसको दे दिया। ठीक है, ए हूँ मैंने बी को ये बिल दे दिया, तो बी जो है ना वो कौन हुआ, बियरर हुआ। ठीक है, कि जिसके पास बिल है वो बियरर है। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा भाई हमारे बैंक के पास, और बैंक जो है वो इस बिल में सब पढ़ेगा कि मैंने लिखा है कि अरे इस बी को जो है इतने इतने पैसे दे दो इस डेट तक, और फिर मैं आपको जो है वापस से वो पैसे दे दूँगा इस मैच्योरिटी डेट तक। ठीक है, अभी आप इसको दे दो, तो बैंक जो है वो बी को पैसे दे देगा, लेकिन एक शर्त है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे देगा। ठीक है, जैसे हमने पहले के एग्जांपल में देखा ही था कि जैसे अगर 10,000 है तो बैंक उसमें से 200 रुपये काट के अपने कमीशन के और जो बी है उसको 9800 पैसे दे देगा। बी भी कहता है कि चलो ठीक है, ए के पास तो अभी है नहीं, तो ए आपको बाद में दे देगा, अभी आप मुझे 9800 दे दो, चलेगा मुझे। ठीक है, तो और जो ए है वो फिर बैंक को पूरे 10,000 रुपये देता है। ठीक है, ये हमारा बैंक था। चलो समझ आ गया। अब इसमें पॉइंट है कि कॉमर्शियल बैंक्स कैरी आउट द फंक्शन ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर इट्स होल्डर बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, जो ए है वो बैंक को पेमेंट कर देगा और डेट मेंशन्ड इन इट। ठीक है, तो अब बैंक जो है वो बी को कब देगा, बिफोर मैच्योरिटी डेट, यानी मैच्योरिटी डेट जो बिल में लिखी होगी ना उससे पहले वो बी को पैसे दे देगा, और फिर जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब ए जो है वो बैंक को पैसे दे देगा।
चलिए जी, रिट्रीविंग द मनी फ्रॉम द पर्सन retrieving the money from the person or institution who has liable to pay on the date mentioned in the bill। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब भाई मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तब ए जो है वो बी बैंक को पैसे दे देगा। ओके, और मैच्योरिटी डेट के पहले जो बी है उसको बड़ी जल्दी थी कि भाई मुझे तो आज ही पैसे चाहिए अपने, तो फिर वो जो है बैंक से अपने पैसे ले सकता है वो बिल दे के। ठीक है, तो बैंक जो है इस पर अपना कमीशन चार्ज करती है और ये जो 200 रुपये हैं ये हमारे बैंक के कमीशन है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में थर्ड फंक्शन आ जाता है एजेंसी फंक्शंस। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म सम एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स। ठीक है, फॉर दिस बैंक्स चार्ज कमीशन फ्रॉम देयर कस्टमर्स और क्लाइंट्स टू गेट प्रॉफिट। ठीक है, अब एजेंसी मतलब क्या होता है कि मुझे कोई काम था, वो काम मैंने किसी और को बता दिया, तो भाई अब कोई सामने वाला इंसान जो है वो मेरे लिए ऐसे ही फालतू में फ्री फंड में क्यों काम करेगा, वो मेरे से कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको भी तो कमाना पड़ेगा ना, तो वो कमीशन चार्ज करेगा। तो बैंक्स जो है हमारे बदले में काम करने के लिए हमसे जो है कमीशन चार्ज करते हैं ताकि उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, एजेंसी फंक्शंस में फर्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स भी बोलते हैं इसको। Banks provide the facility of economical and easy remittance of funds from place to place with the help of instructions like demand drafts, mail transfers। ठीक है, रेमिटेंस मतलब कुछ नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स ही है, ट्रांसफ़र ऑफ पैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हाँ, तो अब जो बैंक है तो मुझे मतलब जैसे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं तो मैं बैंक में फ़ोन करूँगी और बोलूँगी कि मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे काट लो और सामने वाले इंसान के में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दो, तो बैंक ये काम कर देगा। मेल ट्रांसफ़र्स भी होते हैं, कभी कभी मैं मेल कर दूंगी। ठीक, और दूसरा डिमांड ड्राफ्ट्स भी होते हैं। ठीक है, कि वही जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वैसे डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें आता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ठीक है, बैंक हमारे बदले में कलेक्ट भी कर लेता है और कहीं कहीं पे पेमेंट भी कर देता है बहुत सारे आइटम्स का। सो कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट चेक्स। क्या क्या कलेक्ट करेगा, अब चेक कलेक्ट करेगा, हमारे नाम के बिल कलेक्ट करेगा, इंटरेस्ट कोई मिल रहा होगा कहीं शेयर वगैरह में से, प्रॉपर्टी वगैरह में से, तो वो ले लेगा, डिविडेंड ले लेगा शेयर्स में से, बॉन्ड्स में से, सब्सक्रिप्शन अगर मैंने किसी का ले रखा है वहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो बिल्कुल, रेंट अगर कोई देने आ रहा है, मेरे घर में जो किराएदार रहते हैं वो बैंक में पेमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कहीं और ही रहती हूँ अब्रॉड में, तो बैंक जो है वो उससे रेंट लेके मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा। ठीक है, और बाकी अदर काम भी कर देता है बैंक। पीरियोडिकल रिसिप्ट्स। ठीक है, पीरियोडिकल रिसिप्ट्स यानी कि बार बार जो रिसिप्ट्स होती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड ऑल्सो मेक पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस। अब बैंक पेमेंट करेगा, पहले तो क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, पेमेंट कलेक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे पेमेंट कर देगा। किसका करेगा, टैक्स अगर कोई होगा तो टैक्स भर देगा मेरा, इंश्योरेंस प्रीमियम भर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली भर देगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर क्लाइंट्स। ठीक है, हाँ, अब ऐसे नहीं है कि बैंक जो है वो फालतू में आगे से जाके तुम्हारे पैसे कलेक्ट करेगा और तुम्हारे लिए पेमेंट करेगा। नहीं भाई नहीं, जब तुम उसे स्टैंडिंग यानी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दोगे ना तभी वो करेगा। ठीक है, और ऐसे ही नहीं करेगा, उसके बदले में कमीशन भी चार्ज करेगा ताकि उसका प्रॉफिट हो। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉरेक्स। अब क्या होता है कि सेल भी करता है और परचेज़ भी करता है फॉरेन एक्सचेंज क्या है कि जैसे मान लो मैं जो है घूमने जा रही हूँ या फिर कुछ ना कुछ एजुकेशन लेने जा रही हूँ अब्रॉड में। ठीक है, अब मेरे पास तो क्या है, मैं तो इंडिया में रहती हूँ, मेरे पास तो रुपीज़ में ही होगी मनी। ठीक है, अब भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ यूएसए, तो मुझे वहाँ की करेंसी चाहिए होगी, डॉलर चाहिए होंगे, वहाँ पर रुपीज़ तो चलते ही नहीं है क्योंकि, तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक के पास जाऊँगी और बोलूँगी कि मुझे जो है फॉरेन एक्सचेंज दे दो, यानी कि मुझे डॉलर दे दो और ये लो रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि ये जो मनी को कन्वर्ट करने का काम हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज वर्ड से ही पता चल रहा होगा, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज यानी कि बदल दो। ठीक है, तो आप मेरे से रुपीज़ लेके मुझे डॉलर दे दो, तो मेरी जो रुपीज़ है उसको डॉलर में बदल दो, कन्वर्ट कर दो, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि वन कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के लिए एक्सचेंज करना, उसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, सम कमर्शियल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अच्छा, कि कुछ ही कमर्शियल बैंक्स को जो है ये ऑथराइजेशन दिया है सेंट्रल बैंक ने। सेंट्रल बैंक कौन है, हमारे इंडिया का आरबीआई, बिल्कुल सही। टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल, दे बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड हेल्प इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड।
ठीक है। इसी से क्या प्रमोट हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो रहा है, ठीक है। और अगर कन्वर्ट ही नहीं हो पाता तो इंटरनेशनल ट्रेड कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे रुपीस तो चलता नहीं और हमारे यहाँ डॉलर चलता नहीं है, तो इसीलिए कन्वर्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। फोर्थ फंक्शन आता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स बाय एंड सेल स्टॉक्स, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के बिहाफ पे जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो भी परचेज और सेल करते रहते हैं प्राइवेट कंपनीज़ के और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी, ठीक है। Income tax consultancy, they also give advice to their customers on matter relating to income tax and even prepare their income tax return, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, टैक्स से रिलेटेड जो है हमारे कस्टमर्स को एडवाइस करते रहते हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी मतलब एडवाइस करना, ठीक है, बताना उनको कि ऐसे ऐसे आपका टैक्स कटेगा, ठीक है। और कभी कभार क्या करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भी उनका भर देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, ITR, ठीक है, ITR होता है ये। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है कि जैसे मेरी जैसे मान लो कि अगर जैसे पूरे साल भर में किसी की इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है ना, तो उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। और अगर जैसे मान लो उसका कहीं कट भी गए हों पैसे, जैसे मैं किसी स्कूल में काम कर रही थी, वहाँ पे मुझे महीने के कितने मिल रहे थे, 20,000 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। तो अगर अपन इसको पूरा साल का कैलकुलेट करेंगे, 20,000 × 12 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2,40,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 से कम हुई मेरी पूरे साल की इनकम, पूरे साल की सैलरी वगैरह, ठीक है। इनकम मेरी 2,40,000 हुई, यानी कि 2,50,000 से कम हुई, तो मुझे मेरा जो मतलब जो, हाँ देखो यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ थे कि हाँ मेरी सैलरी 20,000 है, तो अब मेरी जो पूरी इनकम हुई साल की वो कितनी हुई, 2,40,000 हुई, ठीक है, जो कि किससे कम है, 2,50,000 से कम है। तो अब क्या होगा, मेरा मतलब जब जो मेरी जो सैलरी आती है ना 20,000, उसमें से मुझे कट के मिलते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 20,000 नहीं मिलता है मुझे कितने मिलते हैं, 19,000 या फिर 18,000 ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो मेरे कटे ना 2,000, तो ये मैं क्या करूँगी, तो मेरे ये जो 2,000 कटे, तो मैं क्या करूँगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँगी और फिर मुझे ये 2,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। क्योंकि मेरी जो सैलरी है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है, पूरे साल की। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग रेट्स होती है। जैसे अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख तक की है, तो आपको कितना देना पड़ता है, 5% इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। अगर आपकी 2.5 लाख से 2.5 लाख से तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी साल की इनकम 5 लाख है या उससे ज़्यादा है तो आपको 5% देना होगा। अगर आपकी 10 लाख है तो आपको कितना देना होता है, 30% देना होता है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको 30% ही देना होता है। 30% में भी आपका फिर और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे GST, सेस, ठीक है, ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं अगर 10 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है पूरे साल की, ठीक है। तो ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न कि मतलब अगर जैसे मुझे कुछ वापस मिलना हो, जो कि इनकम टैक्स मेरा कट गया हो, तो वो वापस मिल जाता है। और अगर जैसे मैंने मतलब कुछ जमा नहीं कराया हो, अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो भाई कितना मुझे और इनकम टैक्स पे करना है वो भी बता दो। तो ये सब किस में होता है, इनकम टैक्स रिटर्न में होता है, ठीक है। तो ये जो मेरी 20,000 सैलरी है, इसमें से क्या होता है, मुझे लेट सपोज़ 18 मिलता है, तो जो बचे हुए 2,000 है ना, उसमें से 1,000 तो जो है गवर्नमेंट को देती है, जो वो स्कूल है हमारा, और 1,000 जो है वो मेरे PF में जमा हो जाते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जिसको हम बोलते हैं, राइट। 6th फंक्शन आ जाता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। तो जो बैंक है वो ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर की तरह भी काम करता है। कमर्शियल बैंक्स प्रिजर्व द विल्स, ठीक है, किसको प्रिजर्व करके रखता है, सेव करके रखता है, विल्स को। विल्स मैंने बताया ही था, ठीक है, ऑफ देयर कस्टमर्स एज ट्रस्टी मतलब कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ और एज एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। विल क्या होता है, विल कौन बनाता है कि जैसे कोई इंसान है वो अपने मरने से पहले क्या करता है, एक विल बना देता है, ठीक है, कि भाई उसमें वो सब कुछ लिखता है कि मेरे मरने के बाद जो है इतने जो है मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो भी मनी है, वो मेरे चिल्ड्रंस में बांट देना, ठीक है। तो अब जो ट्रस्टी होता है यानी कि बैंक, उसमें बैंक का नाम लिख देता है वो इस
विल में, तो बैंक जो है वो जो है बांट देता है उनके मरने के बाद। यानी मरने के बाद तो बैंक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जब तक वो ज़िंदा रहता है तो वो उसको प्रिजर्व करके रखता है मरने के बाद तक, और फिर एग्जीक्यूट कर देता है, यानी बांट देता है उनकी विल को या फिर उनकी इनकम को उनके बच्चों के बीच में। ठीक है। 7th आ जाता है लेटर्स ऑफ रेफरेंस। लेटर्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है, इकोनॉमिक पोजिशन यानी देखो लेटर्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे जो है अब्रॉड जाना है। ठीक है, कहाँ जा रही हूँ मैं, अब्रॉड जा रही हूँ। ठीक है, वहाँ पे वहाँ के बैंक अकाउंट में अब मुझे जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ के बैंक में। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा जो इंडिया में जो बैंक है ना, उससे बोलूँगी कि मुझे एक लेटर्स ऑफ रेफरेंस दो, जिसमें आप पूरा लिखना कि मैं जो है बहुत ही एक अच्छी नागरिक हूँ और मेरा जो है फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी है, एंड मैं जो है मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैं ना अच्छे से अपना सारा इंटरेस्ट वगैरह सब देती हूँ, अगर लोन लेती भी हूँ तो फिर वो जो बैंक है वो लेटर्स ऑफ रेफरेंस इशू करता है। तो फिर वो वहाँ पे मेरा जो है बैंक अकाउंट खुल जाएगा, और फिर मतलब कि एक रेफरेंस दे दिया कि वो बोलते हैं ना कि जैसे मान लो मैं किसी को पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अब वो जो बच्चा है उसने किसी और बच्चे को बताया, अपने दोस्त को, कि अरे तुझे वो मैम पता है, वो ना बहुत अच्छा पढ़ाती हैं यार, तो उनसे पढ़ना। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, रेफरेंस दे दिया, मेरा रेफरेंस दे दिया उस बच्चे को। तो इसीलिए लेटर्स ऑफ रेफरेंस में बैंक भी क्या करते हैं, मेरा रेफरेंस देते हैं किसको, अब्रॉड वाले बैंक को, कि भाई मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं ऐसी कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। ठीक है, आपका पैसा वैसा लेके कहीं नहीं भाग रही मैं। ठीक है। अब लेटर्स ऑफ रेफरेंस जो है वो हम कब बनवाते हैं बैंक से, जब हमें कोई वीज़ा बनवाना हो। ठीक है, या फिर हमें कोई बहुत ही बड़ा सा लोन लेना हो ना, तब हम बनवाते हैं। ठीक है, या फिर वही कहीं पे अब्रॉड के किसी बैंक में अगर मुझे कोई बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि अब मैं वहीं रहूँगी। ठीक है, अब्रॉड में, तो इसीलिए तब मैं हमारे बैंक से बोलूँगी कि लेटर्स ऑफ रेफरेंस को बना दो। ठीक है, चलो फिर से पढ़ते हैं। दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन। ठीक है, मेरी इकोनॉमिक पोजीशन उसमें पूरी लिखी रहेगी कि ये मेरा नाम है, इतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में थे, सब कुछ पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ऑफ देयर कस्टमर्स टू ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स क्योंकि मैं बड़ा लोन ले रही हूँ, टू प्रोवाइड द सिमिलर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर्स टू देयर कस्टमर्स। और उल्टा भी करते हैं कि ट्रेडर्स की जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसके बारे में किसको बताते हैं, कस्टमर्स को ही बताते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट सेकेंडरी फंक्शन, जो कि कौन सा है, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता फंक्शंस की जो मतलब हमारे लिए जो यूज़फुल हों, ऐसे फंक्शंस भी जो है बैंक परफॉर्म करता है। ठीक है, या फिर अदर फंक्शंस सिंपली लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं यूटिलिटी फंक्शंस लिखने की। ठीक है, अदर फंक्शंस ही बोलते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है इसमें लॉकर फैसिलिटी। बिल्कुल मैंने बताया ही था, लॉकर रखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट में, लॉकर खुलवाते हैं जिसमें हम हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर ज्वेलरी, कार के पेपर्स, ठीक है, कैश कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारा लॉकर है। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी वॉल्ट्स और लॉकर्स टू कीप वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ कस्टमर्स इन सेफ कस्टडी। सेफ्टी वॉल्ट्स मतलब क्या होता है कि वही जो मैंने बताया ना, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, फिर उनके अंदर है ना, मतलब जैसे वो पुरानी मूवीज़ में नहीं देखा, एक मतलब बहुत ही खुफिया सा कमरा होता है जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे अंदर जाके एक वो बड़ा सा ऐसा वो होता है जिसमें ना एक इतना बड़ा सा वो डोर होता है, उसको ऐसे उसमें ऐसे कुछ नंबर डाल के उसको ऐसे डिक 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 करके खोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस ढक्कन को खोलने में, और फिर उसके अंदर एकदम बढ़िया सा खजाना, पैसा ही पैसा सब मिलता है। ठीक है, तो वैसा ही वॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, वॉल्ट्स यानी कि क्या होता है, लॉकर जो होते हैं ना अपने स्टील के और उसके आयरन वगैरह के, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्ट्स वही होते हैं। ओके, वही कि मतलब प्रोटेक्ट करते हैं थीफ से, फायर वगैरह, डैमेज कोई भी। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो वॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है ट्रैवलर्स चेक। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक्स इशू ट्रैवलर्स चेक टू देयर कस्टमर्स टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। वाओ, तो मतलब अगर मैं जैसे कहीं घूमने जा रही हूँ, जर्नी पे जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ट्रैवलर्स चेक ले जाऊँगी बैंक की तरफ से, तो मैं वहाँ पे जो है उसके द्वारा पेमेंट कर दूँगी, और मुझे जो है अपने साथ कैश ले जाने की झंझट से जो है छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है ये तो। थर्ड आ जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट।
दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस। बिल्कुल, क्रेडिट वर्दीनेस बताता है लेटर्स ऑफ क्रेडिट। जैसे लेटर ऑफ रेफरेंस था ना, जिसमें था कि भाई मैं अच्छी इंसान हूँ, वैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। क्रेडिट यानी कि मैं जैसे कहीं से उधार ले रही हूँ, ठीक है, तो बैंक जो है वो उस जिससे मैं उधार ले रही हूँ ना, उसको ये रीअश्योर करेगा कि भाई मैं बहुत ही क्रेडिट वर्दीनेस हूँ, यानी कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं आपका पेमेंट जो है वापस से कर दूँगी आपको, मैं कोई पैसे वैसे लेके आपके भाग नहीं जाऊँगी, ठीक है। ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो है बैंक इशू करते हैं। उसमें क्या लिखा रहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इसको पैसे दे दो, और अगर इसने पैसे नहीं दिए तो हम दे देंगे, ऐसा ऐसा सब लिखा हुआ होता है, ठीक है, बैंक के द्वारा। तो फिर जो वो सामने वाला इंसान है वो मुझे ऑटोमेटिकली क्रेडिट दे देता है, उधार दे देता है, पैसे दे देता है, ठीक है। अब क्रेडिट वर्दीनेस मतलब क्या हो गया कि मैं वर्थ इट हूँ, ठीक है, कि मतलब मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, मैं क्रेडिट वापस से चुका दूँगी। क्रेडिट मतलब उधार, तो मैं वापस दे दूँगी, ठीक है, चिंता मत करो, मैं इस वर्थ की हूँ कि मुझे कोई क्रेडिट दे सके, ठीक है, ऐसा होता है इसका मतलब। चलो, फोर्थ आ जाता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा मतलब पॉइंट है। अब देखो, अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है कि रुको मैं समझाती हूँ। तो देखो, अंडर राइटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मैं एक प्राइवेट लिमिटेड हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, पीवीटी लिमिटेड हूँ, कंपनी हूँ मैं एक, ठीक है, कंपनी हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आईपीओ ला रही हूँ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है, मैं आईपीओ ला रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो पब्लिक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि मैं पब्लिक को ऑफ़र कर रही हूँ कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स ख़रीदो, ठीक है, जैसे 100% शेयर्स हैं तो शेयर्स ख़रीदो और मुझे पैसे दो, उसके बदले में मैं अपनी कंपनी में तुम्हें एक वो क्या दे दूँगी, शेयर दे दूँगी, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉफिट होएगा तो तुम उसके भागीदार होगे, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हें फ़ायदा होएगा, ठीक है, तुम उसको फिर बेच दोगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना, यही तो होता है शेयर मार्केट में। तो अब जैसे क्या होता है, अंडर राइटर्स कौन होते हैं कि अब जैसे मैं अपनी जो है वो ला रही हूँ, आईपीओ ला रही हूँ। अब भरोसा थोड़ी ना है पब्लिक का कि भाई पब्लिक जो है 100% सारी के सारे शेयर्स ही मेरे पब्लिक ख़रीद लेगी, ऐसा तो गारंटी है नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैं अंडर राइटर्स के पास जाऊँगी, ठीक है, मैं अंडर राइटर्स के पास जाऊँगी और बोलूँगी कि आप जो है वो मुझे ये रीअश्योरेंस दे दो कि अगर जैसे पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए मेरे शेयर्स तो आप उनको कर लोगे, ठीक है, यही काम होता है अंडर राइटर्स का। तो अंडर राइटर बोलते हैं कि ठीक है, मैं अगर पब्लिक ने आपके पैसे अगर पब्लिक ने आपके जो शेयर्स हैं वो पूरे नहीं लिए 100%, तो जितने भी बचेंगे, जैसे पब्लिक ने अगर 40% ले लिए तो कितने बचे, 60%, तो 60% जो है अंडर राइटर्स उसको ले लेंगे शेयर्स को, ठीक है। तो बस बैंक भी यही करता है। बैंक क्या करता है कि मैं क्या करूँगी, बैंक के पास जाऊँगी और बोलूँगी कि आप जो है लोगों को बोल दो कि, तो मैं कहाँ गई, अंडर राइटर्स के पास गई। अब अंडर राइटर कौन है इस टाइम पे, बैंक है। अंडर राइटर और भी होते हैं, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बैंक के पास गई, मैंने बोला कि आप है ना लोगों को बोलो कि आप मेरे शेयर्स को जो है अंडर राइट कर लोगे। तो अब क्या होगा कि पब्लिक के पास क्या मैसेज जाएगा कि अरे यार, इसका मतलब ये जो कंपनी है ये तो अच्छी कंपनी है, तो चलो चलो अपन है ना इसके ना शेयर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो लोग आए, शेयर्स लिए, और जो बचे यानी 40% ही अगर लोगों ने लिए कोई दिक्कत नहीं है, लोग आए लिए उन्होंने, और जो 60% है वो हमारा बैंक जो है वो मेरे शेयर्स को ले लेगी, ठीक है। आईपीओ मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उसको पब्लिक के अंदर बेचने आ रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल यानी कि फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और अब जैसे आईपीओ ले आई ना कोई भी कंपनी, तो अब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, यानी कि अब उसका नाम है ना किस में आ जाता है, दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में, कौन कौन से, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इन दोनों में जो है वो कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। अभी जैसे रिसेंटली मुझे याद आ रहा है 2023 की बात है शायद, हाँ 10 नवंबर 2023 को, ऐसे कुछ मतलब नवंबर की कोई डेट थी, उसमें ना मामाअर्थ कंपनी आप लोग जानते होंगे, तो वो अपना आईपीओ लेके आई थी, तो उन्होंने भी पूरा यही प्रोसीजर किया होगा, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। पढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडर राइटिंग
Commercial banks also undertake the task of underwriting securities as public has full faith in the creditworthiness of banks। कि बिल्कुल अगर बैंक ने बोल दिया कि भाई हम जो है इसके सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको हम जो है इसके सारे शेयर्स ले लेंगे, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, तो जो लोग हैं ना उनको तो फुल फेथ होता है बैंक पे कि भाई अगर बैंक ने किसी कंपनी के बारे में बोल दिया इसका मतलब अच्छी कंपनी है, भाई ले लो, इसके शेयर बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में अपना ही फ़ायदा है। पब्लिक डू नॉट हेजिटेट, बिल्कुल पब्लिक जो है बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से उस कंपनी के शेयर ले लेती है। इन बाइंग द सिक्योरिटीज़ अंडर रिटन बाय बैंक्स, ठीक है, क्यों ले रहे हैं वो लोग उस कंपनी के IPO शेयर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सिक्योरिटी कौन दे रहा है भाई? अंडर राइटिंग करने की बैंक दे रहा है, तो भाई बैंक से बड़ा कोई हो सकता है, ठीक है। चलो 5th आ जाता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल बैंक जो है वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है और फिर बता देता है पब्लिक को। बैंक्स कलेक्ट एंड पब्लिश, अच्छा कलेक्ट भी करता है और फिर पब्लिश भी कर देता है, वाह। स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हैंस दे एडवाइस कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करता है, कलेक्ट करता है और फिर कस्टमर्स को नॉलेज देता है कि भाई ऐसे ऐसे सब चल रहा है और फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस करता है, ठीक है। लास्ट आ जाता है इशूइंग चेक्स, ठीक है। तो बैंक क्या करता है? चेक इशू करता है। बिल्कुल आप जब भी जाते हो बैंक अकाउंट अपना खुलवाने, तो वहीं पे आपको हाथों हाथ एक जो है पूरी की पूरी चेक बुक दे दी जाती है। उसमें फिर आप क्या करते हो? एक चेक फाड़ते हो, यहाँ पे ऐसे लिखते हो, 2 लाइन बनाते हो और उसमें लिखते हो अकाउंट, ऐसे लिखते हो अकाउंट पेई, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, वहाँ पे आप जो है सिग्नेचर करते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट वगैरह लिखा हुआ होता है कि इंग्लिश में लिखो ऐसे ऐसे 5000 रुपीज़ ओनली, ऐसे करके आगे पीछे नाम लिख देते हो कि इस इंसान को पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप फिर ये चेक दोगे उस इंसान को, वो इंसान इस चेक को लेके बैंक में जाएगा और उसको बैंक जो है पैसे दे देगा और आपके बैंक अकाउंट में से पैसे काट लेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे बैंक के फंक्शंस, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूरे याद नहीं भी आ रहे हो ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, बस जो बेसिक है वो भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। कि प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, प्राइमरी 2 होते हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन, लोन में आप लिख देना, पता ही होंगे, पर्सनल लोन, शॉर्ट टर्म डिमांड, गोल्ड लोन। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, 4 तरीके के डिपॉजिट होते हैं, फिक्स्ड, रिकरेंट, सेविंग्स, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। और सेकेंडरी फंक्शंस में 4 फंक्शन आते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एजेंसी फंक्शन, अदर फंक्शन, ठीक है। दैट्स इट। बाकी और भी चाहो तो लिख सकते हो अपने मन से कि बैंक जो है वो अपना बैंक अकाउंट खोल देते हैं कस्टमर्स का और ऐसे ऐसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। रिवाइज करते रहिए सारे टॉपिक्स को। ओके बाय।